हेलो बछवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम सारे के सारे केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं, जो केस स्टडीज अभी तक आए हैं ऑडिट सीए फाइनल में न्यू सिलेबस के अंदर। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं सर। अभी तक अगर बात करें तो जैन 26 से हम चलेंगे, उल्टा चलेंगे। जैन 26, फिर सितंबर, फिर मई, इस तरीके से हम चलेंगे। तो लेटेस्ट वाला पहले करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे अटेम्प्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो बिना कोई देरी के सर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जैन 26 की। और ये फाइल आप अपने टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक दिया हुआ है। बाकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं जैन 26 की। एटी सॉल्यूशंस रैपिडली ग्रोइंग अनलिस्टेड टेक कंपनी है, स्पेशलाइज्ड है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी को 5 साल पहले बनाया गया। को फाउंडर्स थे आरवी और एजी, बिल्कुल ठीक बात है। इनको बनाया गया सर, दे आर द पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर एंगेजमेंट पार्टनर है, लिखा हुआ है सर, जो ऑडिट हो रही है 24-25 की। और फर्म जो है आरएम एसोसिएट्स, ये है स्टैट ऑडिटर, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप देखिए एटीएस ने रेवेन्यू अर्न किया है प्राइमरली सब्सक्रिप्शन देकर। नई पॉलिसी आई है सर करंट ईयर में, एप्लीकेबल है 1 अप्रैल से। तो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एक्सेलरेटेड बेसिस इन द इनिशियल ईयर। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, सब्सक्रिप्शन होंगे, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपकी पुरानी प्रैक्टिस थी, स्ट्रेट लाइन रिकग्निशन करेंगे ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। अगर 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 20 साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने वो नहीं किया, आपने एक ही साल में रिकॉग्नाइज कर दिया मल्टी ईयर का रेवेन्यू, ठीक। ये चेंज आपने बताया नहीं सर फर्म को, जिस कारण से क्या हुआ कि ओवर स्टेटमेंट हुआ करंट ईयर रेवेन्यू का। इसे हम पता क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। एनरॉन ने भी यही किया था। एनरॉन का सबसे बड़ा फ्रॉड अभी तक का, कभी आप पढ़ें आप कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में, बायजूस ने भी कुछ हद तक यही किया था, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। मल्टी ईयर प्रोडक्ट, मल्टी ईयर रेवेन्यू का आपने एक ईयर में रिकग्नाइज कर दिया, पीवीएफ लगाकर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर, ही करते हैं कई सारी कंपनीज। अब सर ओवर स्टेटमेंट हुआ है, रेवेन्यू आपने 4 करोड़ से बढ़ा दिया। अब ये एम और पी दोनों हैं, मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों हैं। सर अगर मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों है बच्चे, तो हम यहाँ पर कैसे ओपिनियन देंगे? हम देंगे वी विल प्रोवाइड एडवर्स ओपिनियन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एडवर्स ओपिनियन। आगे बढ़िए। कंपनी की प्रीवियस पॉलिसी रही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपने जब ये बात मैनेजमेंट को बताई तो मैनेजमेंट ने इंसिस्ट किया कि नई पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है वैल्यू डिराइव फ्रॉम द इनिशियल कस्टमर ऑनबोर्डिंग एफर्ट्स। मैनेजमेंट ने मना कर दिया, हम प्रीवियस पॉलिसी नहीं मानेंगे। प्रीवियस पॉलिसी में मल्टी ईयर का रेवेन्यू मल्टी ईयर में रिकग्नाइज कर रहे थे, लेकिन आपने सिंगल ईयर में कर दिया, बताया भी नहीं, और अब आप चेंज भी नहीं कर रहे हो। 2 एडवर्स ओपिनियन, क्या दिक्कत है? कहता है सर आपकी ना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है। स्मॉल मतलब कह सकते हैं इममटेरियल। चलो पूरा पढ़ते हैं। स्पेशलाइज सर्वर कंपोनेंट से फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, इंटरनल टीम ने किया 31 मार्च को। ऑडिटर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है स्टॉक काउंट। क्यों नहीं कर पा रहा है सर? क्योंकि लास्ट मिनट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आ गया, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। 501 इंक्वायरी करके मैनेजमेंट ने साइंड स्टॉक शीट दी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी काउंट की। आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए, है ना। सब्सिक्वेंट कैश सेल आपने चेक की, सेल्स इनवॉइस, रिव्यू भी किया इन्वेंट्री मूवमेंट रिकॉर्ड्स का। मतलब देखो आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए 501 के हिसाब से। और आपने देखा 24 लाख का जो मिसस्टेटमेंट है वो इममटेरियल है। कुछ ज़्यादा इजी नहीं पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने जैन 26 में। दिस इज नॉट मटेरियल। सर आप देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना, कि भैया इन्वेंट्री बैलेंस जो है 24 लाख का, ये जो मटेरियल नहीं है, ठीक है। एनीवेज, अच्छा आगे बढ़िए ज़रा। आपकी टीम ने एक और चीज़ देखी, क्या देखा सर? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है जहां लोन दिया है 20 करोड़ का सब्सिडरी कंपनी को, यानी कि आरपी, मतलब आरपीटी हो गया। ट्रांजैक्शन बोर्ड ने अप्रूव किया, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया सर। गलत काम किया, डिस्क्लोज तो करना चाहिए सर। जब कॉन्फ्रेंट किया आपने, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई कंपनी और दूसरी कंपनी का कॉमन ओनरशिप, कॉमन कंट्रोल है 550 के हिसाब से, इसीलिए ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है सर। ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा सर। 2 बातें हैं सर, स्केड्यूल 3 के हिसाब से भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। दूसरी बात, कारो वाला पॉइंट अगर याद करें तो कारो वाले पॉइंट में 2 बातें आती हैं। क्या आरपीटी को अप्रूव किया गया 177-188 के हिसाब से, और क्या आरपीटी को डिस्क्लोज किया गया है, डिस्क्लोज किया गया क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिस्क्लोजर तो आपको देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर नहीं तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि मटेरियल है कि परवेजिव, मटेरियल तो है, अब परवेजिव है या नहीं ये नहीं लिखा, तो
मॉडिफाइड तो देंगे सर, और वो डिपेंड करता है कि परवेजिव है या नहीं, या तो क्वालिफाइड दे सकते हैं, एडवर्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि परवेजिव है या नहीं। एक फॉर्मर एम्प्लॉई है, उसने केस फाइल किया एटीएस के ऊपर आईपीआर थेफ्ट को लेकर, क्लेम का अमाउंट 6 करोड़ रुपए है। लीगल काउंसिल कंपनी से कह रहा है कि आउटकम हाईली अनसर्टेन है, पोटेंशियल लाइबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकता। लाइबिलिटी हो सकती है सर, और हो सकता है कि अपन शायद ही जीत पाएँ, हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और लाइबिलिटी रहेगी सर। ठीक, मैनेजमेंट ने कंटिजेंट लाइबिलिटी नोट डाल दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है सर, डालना चाहिए, मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं की, अच्छी बात है, उन्होंने कंटिजेंट लाइबिलिटी तौर पर डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ लॉसूट को मेंशन किया है विदाउट क्वांटिफाइंग द पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इस पर केस स्टडी पहले भी आई हुई है, इंडियास वाले पॉइंट्स, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। पोटेंशियल इफेक्ट को इन्होंने क्वांटिफाई नहीं किया, जिसमें नेचर ऑफ क्लेम और ये सब कुछ। सर देखो, अगर वो नहीं बता रहे ना, तो उन्होंने नोट तो डाल ही दिया फाइनेंशियल में, तो ऑडिटर भी तो बता सकता है ना कंटिजेंट लायबिलिटी है, पेंडिंग केस का इफेक्ट। पेंडिंग केस का इफेक्ट आप बता सकते हैं ईओएम के अंदर 706। आपकी फर्म ने एक नए आर्टिकल को हायर किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ए जो क्लोज रिलेटिव है सीएफओ का, ए को इनिशियली असाइन किया गया एंगेजमेंट, रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं की गई फर्म के द्वारा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो सर SQC1 भी लग रहा है इस केस में। इंगेजमेंट पार्टनर RM को जब पता चला फाइनल रिव्यू मीटिंग में कि ऑडिट फी वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब वो सेफ गार्ड लगा रहा है। सर अगर थ्रेट्स आए तो सेफ गार्ड पहले लगाओ ना, ताकि थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सको, रिड्यूस कर सको। याद करिए एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस, तुम थ्रेट सेफ गार्ड लगा रहे हो कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेफ गार्ड का आपने अचार डालना है, सेफ गार्ड का आपने पहले लगाते यार, आपने सेफ गार्ड तो पहले लगाना चाहिए ना SQC1 के हिसाब से। कोई बात नहीं, अगला बताइए क्वेश्चन। न्यू रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी में कौन सी ओपिनियन देंगे? एडवर्स, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्ले बल्ले, अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, क्योंकि परवेजिव भी है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, इमटेरियल तो कह रहा है क्वालिफाइड देंगे, डिस्क्लेमर देंगे, इंक्लूड करेंगे ईओएम में, इमटेरियल तो आप देंगे विदाउट मॉडिफिकेशन। फिर कह रहा हूँ बहुत ही ईजी पूछा यार इंस्टीट्यूट ने, मतलब एकदम मस्त। आरपीटी को लेकर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अरे क्या बात है सर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, तो कह रहे हैं SFIO को बताइए, क्या बकवास है ये। नॉन डिस्क्लोजर अगर MM क्रिएट करता है तो मैनेजमेंट से बोलो डिस्क्लोज करने को, तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा तो मॉडिफाइड देनी पड़ेगी। कह रहा है अनमॉडिफाइड तो मतलब ही नहीं है ना, तो क्वालिफाइड बेस्ट आंसर लगता है इसमें। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों आंसर को सही माना है, A और C। ये इंस्टीट्यूट नए ट्रेंड पे चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, कि MCQ में केस स्टडी में तो ऑल्टरनेटिव आंसर दे ही रहे थे, अब यहाँ भी इन्होंने दो आंसर देने शुरू कर दिए, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा अगर मैनेजमेंट पेंडिंग लिटिगेशन को डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है ना। तो सर आप कहता है OM बता दो, डिस्क्लेमर दे दो, आउटकम अनसर्टेन है, EOM के अंदर बता दो, हाईलाइट द अनसर्टेनिटी। EOM भाई EOM, अच्छा बताइए, आपको पता चला कि आर्टिकल और CFO के बीच में रिलेशनशिप है, आपको सेफगार्ड लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। सर अगर आपको ऐसा लगता है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया आर्टिकल असिस्टेंट, जो आर्टिकल जो क्लोज रिलेटिव है CFO का, तो उस टीम मेंबर को चेंज कर दो, आप आर्टिकल को अपनी टीम से हटा दो। तो कहता है ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर दो, आर्टिकल को इमीडिएटली हटा दो, सॉरी जो काम उसने किया है उसको रिवैल्यूएट करिए, सही बात है। इसमें से कौन से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल को लेकर, RPT को लेकर? कहता है ऑडिटर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग करेगा, ICFR बिल्कुल करता है कंपनी के अंदर, 143 के अंदर इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मटेरियल वीकनेस रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, 265 के अंदर ऐसे 265 डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, वही उन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, चैप्टर 4 के अंदर ही पढ़ते हैं, अब ये पॉइंट ये भी यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है कारों के अंदर भी रिपोर्ट करेगा। सर आप बोलोगे सर कारों के अंदर रिपोर्टिंग करता तो है RPT की, बेटा कारों के अंदर ना RPT के इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्टिंग नहीं करता, RPT के दो बातों की रिपोर्टिंग करता है, 177 188 माना गया, और क्या डिस्क्लोजर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये वाला पॉइंट सही है कि ये आपसे पूछ रहा है नॉट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल को लेकर, ठीक है। ठीक है ना सर, आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। लेमन एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लीडिंग फर्म है सर, एश्योरेंस सर्विसेज दे रही है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑडिट टीम में 5 ऑडिट असिस्टेंट है, बहुत बढ़िया।
आपको अपॉइंट किया गया डीएफ फाइनेंस का ऑडिटर के तौर पे। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट आईसीसी, अच्छा ओके, ये आईसीसी कंपनी है, ठीक है सर। मार्च 2020 में बनाई गई है। कंपनी की टोटल एसेट 200 CR है, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल एसेट्स 65% टोटल एसेट्स की, ओके, खुशबू आ रही है एनबीएफसी की तो। और इनकम भी जो है वो 58% है ग्रॉस इनकम की। 50-50 कंडीशन पूरी हो रही है। टोटल एसेट का 50% इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम 50% इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एनबीएफसी कंपनी ने अप्लाई किया है आरबीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। नेट ओन फंड जो है वो 8 करोड़ है। अरे सर 10 करोड़ होना चाहिए था कि आप हैं आईसीसी। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो पढ़ते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने में क्या हो रहा है इसमें। ठीक, अगला सुनिए। लेमन एंड एसोसिएट्स ऑडिटर हैं एसएच फाइनेंस के, एक और एनबीएफसी, रजिस्टर्ड आरबीआई अंडर द मिडिल ईयर कैटेगरी, ठीक है सर। कंपनी प्राइमरली इंगेज है लोन देने में, एडवांस देने में एसएमई को। एसएमई तो सर हमेशा से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ऑडिट के दौरान इंगेजमेंट पार्टनर ने क्या देखा, कंपनी के पास एक डिमांड लोन है 3.8 CR का। कंपनी ने क्लासीफाई किया डिमांड लोन को। ये लोन एनपीए बन चुका है 1 सितंबर को, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू है 2.2 CR। अब देखो सर, ये बना है 1 सितंबर को 23 को, तो आपको पता है 1 साल तक हम इसे क्या मानेंगे, 1 साल तक हम इसे मानेंगे। आप ऑडिट कर रहे हैं 24-25 की, तो अभी 1 साल से पुराना तो हुआ नहीं है ना, तो ये 1 साल का ही है ये। अब 1 साल का अगर है तो फिर इसमें प्रोविजनिंग कैसे करेंगे। सिक्योर्ड में 20%, अनसिक्योर्ड में 100%। तो अब आप देखें लोन कितने का है, 3.8 CR का लोन है। इसमें 2.2 CR की सिक्योरिटी रखी गई है। तो जो सिक्योरिटी रखी है उसका आप निकाल दो 20%, ये कितना आ जाएगा, डेट विल बी 44 लाख। दूसरा क्या है कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन, अरे गड़बड़ हो गया, हाँ नहीं ठीक है। अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन है आपका 1.6 CR, ठीक है। 1.6 CR आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि 3.8 CR का लोन है, 2.2 करोड़ आपका सिक्योरिटी की वैल्यू है, तो 1.6 CR। तो प्रोविजनिंग कितनी होगी, प्रोविजनिंग रहेगी 1.6 CR प्लस सिक्योर पे भी लगेगा ना 44 लाख, तो ये आएगा 2.04 CR। इन्होंने प्रोविजनिंग कितनी कर रखी है, इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी है भैया सिर्फ 1.6 CR की, तो प्रोविजनिंग गलत कर रखी है, ठीक है ना। और यहाँ नेट ओन फंड भी गलत है, ठीक है ना। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद कहता है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया लिक्विड एसेट्स में और सेफ कस्टडी में अपनी ही प्रेमाइस, सर अपनी प्रेमाइस से मत रखिए लिक्विड एसेट को, ये रखना है स्केड्यूल आपके कमर्शियल बैंक के पास रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और आरबीआई को बता दो। तो ये भी एक गलती की है, गलती काफ़ी सारी करी है सर एनबीएफसी ने। ऑडिट प्रोसेस के दौरान एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की असिस्टेंट को, ठीक है, कहता है जी डॉक्यूमेंट साइन करने हमारे बिहाफ पे, क्लैरिफिकेशंस ध्यान रखनी जो काउंसिल ने इशू की है उसके हिसाब से। एक ऑडिट असिस्टेंट ने ये सारे डॉक्यूमेंट साइन किए, याद है असिस्टेंट रूटीन काम कर सकता है, चैप्टर 19 वाला क्वेश्चन, असिस्टेंट रूटीन काम कर सकता है। तो कहते हैं कौन कौन से काम किए जी, कहता है जी उसने नोट्स इशू किए हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू किया है अनटाइमली फाइनलाइजेशन के लिए। सर ये काम तो मत करवाओ कम से कम उससे। कह रहा है क्वेश्चन एयर ये काम कर सकता है सर, रूटीन काम, और रूटीन करस्पॉन्डेंस ये भी कर सकता है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट इशू की है जहां ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आप कैसे कर सकते हैं साइन, आपका आर्टिकल कैसे कर सकता है इस केस में, तो असिस्टेंट नहीं कर पाएगा, 2 काम कर सकता है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। एन एंगेजमेंट पार्टनर है एमटी इंडस्ट्रीज का, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रहा है सर, इसने फंक्शनलिटी चेक की है, ऑब्जर्व किया कि मल्टीपल एम्प्लॉइज कॉमन यूजर आईडी शेयर कर रहे हैं। आ गया चैप्टर 12, इसी की कमी थी बस रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए। अरे सेम पॉइंट पढ़ा आपने एफिशिएंसी के लिए। चेंजेस किए गए, ना तो उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया गया ना ऑथराइजेशन, सब फॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए और कॉमन यूज़र आईडी नहीं होनी चाहिए, हर किसी का सेपरेट यूज़र आईडी हो। अगर चेंजेस भी करते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो ये भी एक गलती की है इन्होंने। गलतियाँ तो बहुत हैं सर। इसके बाद ग्लोबल रीच की ऑडिट आप कर रहे हैं, इंडियन पेरेंट कंपनी है, बस चैप्टर 13 आना बाकी था। CFS तैयार किया है सर, CFS के अंदर नोट्स में कहता है कुछ बातें नहीं आएंगी, बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें नहीं आती CFS में स्टैंड एंड ओन की। तो कौन सी बातें नहीं आती, कई 7-8 पॉइंट है, याद करिए। आप कहते हैं 4 में से बताइए कौन सी बातें नहीं आती। बोनस शेयर्स ये तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, ये सही ऑप्शन है, नहीं आएगा ये। MSME ये भी नहीं आएगा सर।
कहता है यूटिलाइज मनी इशू ये आएगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आएगा, ठीक है ना। तो कहता है अब आप एक करके बताइए नेट ओन फंड कितना होगा। नेट ओन फंड होगा सर 2027 तक, याद है ना वो एक स्लैब रेट पड़ते हैं 27 तक 10 करोड़, ठीक है ना। 10 करोड़ जो लोन आपने दिया है उस पर प्रोविजनिंग कितनी बनेगी, 2.04। अच्छा आप बताओ असिस्टेंट के कौन से एक्शन सही हैं साइनिंग को लेकर। रूटीन काम कौन सा कर सकता है सर, सेकेंड और थर्ड कर सकता है। सेकेंड और थर्ड बोले तो बी वाला, ठीक है। अगला बताइए कौन से सबसे सही स्पेसिफिक कंट्रोल्स होंगे कि ऑडिट ट्रेल फंक्शनल है और डिसेबल तो नहीं है। कहता है यूज़र आईडी असाइन की गई हर एम्प्लॉय को यूज़र आईडी शेयर नहीं होनी चाहिए। ऑडिट बिल्कुल शेयर नहीं होनी चाहिए, सही बात है। ऑडिट ट्रेल इनक्रिप्ट होना चाहिए। चेंजेस जो हैं कॉन्फ़िगरेशन में ऑथराइज होने चाहिए और लॉग्स जो है वो मेंटेन होने चाहिए, ये सही बात है सर। चेंज में ऑथराइज होने चाहिए और लॉग्स मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन बताइए। ढंग से पढ़ लेना, कई बार इंस्टीट्यूट फिरकी लेता है, इनकरेक्ट पूछता है भाई साहब, इनकरेक्ट। तो करेक्ट में आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अगला बताइए कहता है नोट्स में कौन सी बातें नहीं आएंगी। तो बोनस शेयर वाला और एमएसएमई वाला, ये आ गया फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड नहीं आएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहता है सर व्हाट शुड बी एल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द कस्टडी अरेंजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट। सर ये लिक्विड एसेट वाला रखना है। कहता है कंपनी की ओन कस्टडी में ये रखेंगे आप डेजिग्नेटेड कस्टोडियल कमर्शियल बैंक में एज रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट लेंगे आरबीआई, ठीक है सर, ये सही है, डन। अब है डायरेक्ट एमसीक्यू। मिस्टर वर्मा सीटीओ है मिड साइज कंपनी के। इनको अर्जेंट अलर्ट आया कि भैया कंपनी का जो कस्टमर पोर्टल है काफ़ी धीरे काम कर रहा है और विद इन मिनट्स आपका कस्टमर पोर्टल ही इनएक्सेसिबल हो गया सर। अब आपको लग रहा है पोटेंशियल सर्वर मेल फंक्शन हुआ है। वर्मा ने ऑपरेशन टीम से बात की, वो कह रहे हैं कोई हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर एरर है नहीं ना कोई फेलियर है। कस्टमर फ्लड द सपोर्ट लाइन, कस्टमर परेशान है, कह रहे काम तो कुछ हो नहीं पा रहा है, एक्सेस हम कर नहीं पा रहे, पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे ना लॉगिन कर पा रहे हैं ना ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं सर। डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक, काम धंधा सब चौपट कर दिया हैकर्स ने आपका। DOS IoT DOS। अगला बताइए सर ABC मैन्युफैक्चरिंग लार्ज फैक्ट्री चला रहे हैं 1200 वर्कर्स की। मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किए न्यू शिफ्ट। प्रोडक्शन टारगेट ने पुश किया है कि सुपरवाइज़र एक्सटेंडेड आवर्स तक काम करेंगे, 12-12 घंटे रोज काम करेंगे और सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। कुछ वर्कर ने कंप्लेन की कि सर थक चुके हैं, फटीक मतलब थक चुके हैं पूरी तरीके से और इंजरीज आ रही हैं सर, और लैक ऑफ टाइम के चलते फैमिली कमिटमेंट भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं। कुछ ग्रुप ने एक कमेटी बनाई, कहते हैं इश्यूज़ को डिस्कस करना पड़ेगा, कलेक्टिव गैदरिंग करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी और ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। आप बताइए कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है सर। ये तो इतना ईजी था ना, इतना ईजी था कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। आप यही पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए पके पकाए 2 नंबर थे सर यहाँ पे। अगला बताइए 3 साल का एक्सपीरियंस है एच को, उसने ज्वाइन किया था पार्टनर विद JP एंड एसोसिएट्स और अकाउंटेंट्स। ही इज़ मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द प्रोफेशनल इनकम, बिल्कुल ठीक बात है। आप बताइए उसने कुछ जगह पे अपने आप को एंगेज किया है। सीनियर पार्टनर जो है फर्म का, उसको लगता है कुछ जगह पे स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगी काउंसिल की, अगर नहीं लेते तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होंगे। तो ये 5th पॉइंट नहीं है, ये जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। आप बताइए कहाँ पे स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगी, कहाँ पे लगेगी अप्रूवल स्पेसिफिक काउंसिल की। कह रहे हैं पार्ट टाइम फैकल्टी हो इंस्टीट्यूट के अंडर ही, इंस्टीट्यूट के अंडर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तब तो पूछना पड़ेगा काउंसिल से। ट्यूटरशिप दे रहे हो, प्राइवेट नहीं है भाई, स्कूल में, स्कूल चला रही सोसाइटी, और रिकवरी कंसल्टेंट हो तो ये तो MC आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला पॉइंट आ जाएगा, वो तो वैसे भी अलाउड है। सेकेंड और थर्ड के लिए पूछना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड बोले तो ला 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 खत्म हो गया भाई। क्या खत्म हो गया सर? जैन 26 खत्म, मक्खन या माफिक खत्म हो, मक्खन के माफिक, बटर के माफिक। मजे आ रहे हैं नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर चलते हैं भैया सितंबर की तरफ। आइए बिना कोई देरी किए कूच किया जाए, लेट्स कूचीफाई। सबसे पहली बात, ए लिमिटेड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में एडिबल ऑयल्स बनाती हैं। मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल 24-25। एच एंगेजमेंट पार्टनर है। नेटवर्थ है आपकी 500 करोड़।
और टर्नओवर आपका 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट आपकी 5 CR है, मतलब CSR की खुशबू आ रही है यहाँ से, कोई बात नहीं। ए लिमिटेड ने CSR कमेटी बनाई है, क्या बात है, एज पर सेक्शन 135, अच्छी बात है सर, बनानी भी चाहिए। CSR कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए CSR पॉलिसी को लेकर, है ना, CSR स्पेंडिंग क्या होनी चाहिए। एच ने ऑब्जर्व किया 20 लाख रुपीज़ अनस्पेंड है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो भैया अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर अगर है तो 6 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफर से क्वेश्चन बेसिकली है, 6 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है टू एनी फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। याद है, इंटरव्यू आपने पढ़ा हुआ 135 और कारो के अंदर भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो आप किसी फंड में जो दिया गया शेड्यूल 7 के अंदर, वहाँ कई सारे फंड दिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड, ठीक है। एच ने देखा ऑडिट के दौरान कि ED ने शो कॉज नोटिस दिया नॉन कंप्लायंस ऑफ फेमा को लेकर, रेगुलेटरी एक्शन लिया गया। बोर्ड हैव नॉट मेंशन द सेम इन द रिपोर्ट, द आउटकम इज अनसर्टेन। ये फाइनेंशियल में कहीं भी नहीं आ रहा है, और एच को लगता है फाइनेंशियल में कहीं नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है। होगा यार, कोई आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया होगा, आपने अप्रूवल नहीं ली होगी मिनिस्ट्री की, है ना, HRD मिनिस्ट्री से, किसी से भी अप्रूवल नहीं ली होगी आपने, तो ठीक है। अब आप बताना चाहते हैं बट फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है, तो बताना चाहते हैं यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फिर भी आप यूज़र को समझाना चाहते हैं, फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप समझाना चाहते हैं, तो कहाँ समझाएंगे, OM के अंदर। अगर यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल की बातें समझाते तो EOM में, लेकिन फाइनेंशियल की बातें नहीं है ये, तो कहाँ समझाओगे, OM के अंदर, ठीक है। कंपनी की 2 सब्सिडरी है भैया, B और C लिमिटेड। ऑडिटर ने बोला कि स्टैंड अलोन तैयार करना है, CFS तैयार करना है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छी बात है सर, करिए। H ने बोला है कि फाइनेंशियल चाहिए और सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H कंसल्टेशन में मैनेजमेंट के साथ कहता है 15 में से 10 ब्रांचेस को विजिट करूंगा 15 से 20 दिन के अंदर, इंडिया में जितने भी हैं ब्रांचेस आपकी विजिट करूंगा। मैनेजमेंट ने 5 लाख का एडवांस दिया एक्सपेंसेस को लेकर, ठीक है ना, और जो आप विजिट करोगे, जो आप सर्विस दोगे उसको लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर आपको 5 लाख का एडवांस दिया, रख सकते हैं अपने अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 19 वाला पॉइंट है, कहता है 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए बैंक अकाउंट में, लेकिन खर्चे मीट आउट करने के लिए वो पैसा उसने बैंक अकाउंट में नहीं रखा, रखने की जरूरत भी नहीं है ना सर, आपकी सर्विस के लिए 5 लाख का एडवांस मिल रहा है, आपके खर्चे के लिए 5 लाख का एडवांस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो बताइए सर इस केस में सबसे बड़ी बात, विद रिगार्ड टू द अनस्पेंड अमाउंट ऑफ ₹20 लाख, कौन सा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई कारो को लेकर। कहता है सर आपको ये 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने चाहिए, फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, 6 महीने के अंदर, क्या बात है, पहला ऑप्शन ही सही है। अगला बताइए, H कैसे रिपोर्ट करेगा नॉन कंप्लायंस की बातें फेमा की। सर यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है और फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है, तो आप बताएंगे OM के अंदर, बहुत बढ़िया। किसे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं मानेंगे, आप तो चैंपियन है सर। कहता है हार्मोनाइजेशन को, इसको मानते हैं, एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट इसको भी मानते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट तो वैसे भी करंट पीरियड ही है। कहता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, सर गुडविल कैपिटल एडजस्टमेंट जो है करंट पीरियड नहीं होते, है ना, परमानेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, आपने पैसे नहीं रखे सेपरेट बैंक अकाउंट में, डिफ़ॉल्ट किया क्या, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया सर, क्या गिल्टी मानेंगे। कहता है यस गिल्टी मानेंगे। कह रहा है गिल्टी नहीं मानेंगे, एडवांस जो आपको मिला है वो सर्विसेज के लिए मिला है, वो क्लॉज 10 के अंदर फॉल नहीं करता, और सेपरेट बैंक अकाउंट में आप नहीं भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है, और आप लाइबल नहीं है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे तो खत्म हो गया यार 3-4 मिनट के अंदर केस सिनेरियो। बच्चे कह रहे काश हमें भी ऐसी शक्ति आ जाए एग्जाम में, हम भी फोड़ दें। कोई दिक्कत नहीं है भाई। SQC एंड एसोसिएट्स फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्पेशलाइज हैं ऑडिट और एश्योरेंस में पिछले 2 डेकेड से। 6 पार्टनर है सर। इनका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में, ब्रांच ऑफिस केरला में है। ऑडिटर बनाया गया है कोची ब्रांच का। बैंक की ब्रांच ने एडवांसेस दिए कस्टमर्स को, ठीक है सर, और रेवेन्यू लीकेज नहीं है, ऑडिटर ये चाहते हैं। नीचे दी गई डिस्क्रिपेंसी पाई गई, रेवेन्यू लीकेज है सर। कितना रेवेन्यू लीकेज आओ निकालते हैं ज़रा, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखने में। पढ़ते हैं ज़रा। QT लिमिटेड को 5 करोड़ का सैंक्शन किया गया है लोन 9.5% के इंटरेस्ट रेट पे, जबकि एज पर कोर बैंकिंग सर्विस इंटरेस्ट रेट है 8.5। सर एक बात बताइए, अब 8.5 है और 9.5 सैंक्शन किया है, तो 1% की गलती की है आपने। कितने का लोन है, 5 करोड़ का। 5 करोड़ का 1% निकालिए कितना आएगा, ये आएगा 5 लाख रुपीज़। तो पहली लीकेज है 5 लाख की। दूसरा बताइए, वर्किंग कैपिटल दिया है 3 करोड़ का, सर्कुलर कह रहा है 1% फीस लेनी है, आपने फीस ली 0.5%। तो कितनी फीस गलत ली है आपने, 0.5 ली ही नहीं है आपने।
जो नहीं लिया आपने 3 करोड़ पे 0.5, 3 करोड़ का 1% हो गया 3 लाख और 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अगला बताइए सर, कहता है सीसी बना के दी आपने 4 करोड़ की, इस कंडीशन में कि स्टॉक स्टेटमेंट मंथली जमा किए जाएंगे, लेकिन स्टॉक स्टेटमेंट जमा ही नहीं किए भाई 3 महीने तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम है, भावनाओं मत भेजाना, 2% पर एनम। तो अगर निकालें तो 4 करोड़ का 2% ये आ जाएगा 8 लाख रुपए, लेकिन सर आपने जमा नहीं किया 3 महीने तक, 3 महीने तक जमा नहीं किया। 3 महीने का मतलब समझ रहे हो आप, 3 महीने का मतलब हो गया कि ये आ गया 8 लाख, तो साल का आ गया ना 2%, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 मतलब डिवाइड बाई 4 हो जाएगा बेसिकली, तो 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख आ गया। अब 2 करोड़ 6%, ओवरड्यू 12% है, और कितना अप्लाई नहीं किया आपने, वाह, 1 महीने का डिले हुआ और वो ओवरड्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया ही नहीं कम आपके बैंक के कोर बैंकिंग में। तो कितने लीकेज यहाँ पे हुई है, 2 करोड़ की आपने सीसी बना के दी है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये है 12% ओवरड्यू, और कितने महीने तक, 1 महीने का, तो 1 डिवाइड बाई 12 मतलब सिंपल 1% इंटरेस्ट लगेगा, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भैया आपका 5 लाख, 1.5, 6.5 लाख और 4, 10.5 लाख। एक चीज़ और इसमें आपको एक 10.5 लाख आ गया यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज 10.5 लाख। एक बात और है, एक बात बताइए, आपने 4 करोड़ की बना के दी, स्टॉक स्टेटमेंट मंथली जमा करना है, आपने 3 महीने तक जमा नहीं किया, तो एक पॉइंट और हो सकता है कि अगर 1 महीने के अंदर जमा करना है और आपने 3 महीने तक जमा नहीं किया, तो यहाँ 2 महीने का डिले भी तो मान सकते हैं, डिले ऑफ 2 मंथ्स, क्योंकि महीने जमा करना है ना 3 महीने, तो यहाँ इंटरेस्ट 1 लाख भी आ सकता है 2 लाख की जगह, और इंटरेस्ट अगर 1 लाख आ गया, टोटल कितना हो जाएगा 9.5 लाख। इंस्टीट्यूट ने इसके 2 सही आंसर दिए। इंस्टीट्यूट ने आप देखोगे तो भाई पहले पूछा है कि रेवेन्यू लीकेज निकालिए, तो रेवेन्यू लीकेज कितना आंसर दिया, 9.5 भी दिया, 10.5 भी दिया। आप समझ रहे हो दोनों का आंसर कैसे आया, कि अगर आपने पूरा 3 महीने निकाला होगा तो इसकी 2 लाख आ जाएगा, और 2 महीने का डिले माना होगा तो 1 लाख आ जाएगा, तो 5 लाख, 1.5 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख और 9.5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SQC एंड एसोसिएट्स NBFC कंपनी है सर 24-25 के लिए, ठीक है। एस एंगेजमेंट पार्टनर है, एस कंसर्न है एग्रीगेटेड रिस्क वैल्यू वेट के लिए, ठीक है। ओहो, रिस्क वैल्यू वेट निकालना है, कैश एंड बैंक बैलेंस को लेकर 0 आए नहीं बेटे, 0। बॉन्ड ऑफ PFI 100, याद कर लेना बेटा, आया एग्जाम में, देख रहे हो 50। लोन टू स्टाफ 0। फर्नीचर फिक्सचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100, कितना आ गया, ये आ गया लाला 30 का 30, ठीक है। डोमेस्टिक सॉवरेन स्टेट गवर्नमेंट 90 डेज से कम है तो 20, 90 डेज से कम है तो 20, कितना आ गया, ये आ गया 12 करोड़। तो कितना आ जाएगा रिस्क वेट, ये आ जाएगा 50 + 30 80 और 12 92 CR। इससे भी क्वेश्चन पूछा ही होगा शायद तक इन्होंने। आप बताइए रिस्क वेटेड वैल्यू कितनी आएगी, रिस्क आएगी भैया 92 CR। क्या बात है, बढ़िया, झमाझम। SQC एंड एसोसिएट्स को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, और ऑब्जर्व किया गया कि रिवैल्यूएशन किया है बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर एसेट्स का, रिवैल्यूएशन किया रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने। कहता है देखो जी, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 6%, कारो वाला पॉइंट याद है, रिवैल्यूएशन हुआ है 10% या उससे ऊपर का, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने ही रिवैल्यूएशन किया होगा, 2 बातें आती हैं कारो के अंदर। तो ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बिल्डिंग की दी गई है भैया 12% इंक्रीज है नेट कैरिंग वैल्यू से। सर ग्रॉस कैरिंग वैल्यू से कोई मतलब नहीं, नेट कैरिंग वैल्यू से देखते हैं 12%। बताना पड़ेगा सर, बताना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एसेट में डाउनवर्ड हुआ है सर, 10% का रिडक्शन, ग्रॉस से कोई मतलब नहीं है, 16% नेट कैरिंग वैल्यू यहाँ भी है सर। वाह नाइस, इससे भी क्वेश्चन पूछा है क्या? ओहो, पूछा तो है रिवैल्यूएशन से। तो क्या ऑप्शन दे रहा है, रिवैल्यूएशन सॉफ्टवेयर एसेट्स का होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने की है, और स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ चेंज। वाओ नाइस, ठीक है ना। कहता है सर इस केस में सिर्फ बिल्डिंग का होगा, बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर एसेट का जरूरत नहीं है, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एसेट दोनों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप बताइए रजिस्टर्ड वैल्यू स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चेंज, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बताना पड़ेगा, दोनों में 10% नेट कैरिंग वैल्यू का।
आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं सर, आप बताइए इस केस में दो ऑब्जर्वेशन आपके सामने। कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया है सप्लायर से, ट्रेड पेएबल सिग्निफिकेंट पोर्शन का है टोटल लाइबिलिटीज का, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सप्लायर ने, रिकंसिलिएशन इश्यूज, डिले कंफर्मेशन, अगड़म झगड़म सब चल रहा है, मैनेजमेंट ने आपके इश्यूज का रिप्लाई नहीं किया, हाई रिस्क एरिया बस इसी की जरूरत थी अपने को, हाई रिस्क एरिया यानी कि की ऑडिट मैटर। वाओ नाइस। अगला बताइए, फिनिश गुड्स 1.8 CR के हैं, ये मिसिंग है सर, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो है। अब सर मिसिंग है और मैनेजमेंट ने बोला क्लैरिकल एरर है, ठीक है ना, तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन इनसफिशिएंट है और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल भी नहीं है, मतलब और कुछ नहीं कर सकते आप इस केस में, तो सर मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी। अब क्या है ना कि अगर परवेजिव है तो एडवर्स दीजिए, और परवेजिव नहीं तो क्वालिफाइड दीजिए, इससे भी क्वेश्चन है क्या? कौन सी ओपिनियन देनी पड़ेगी लाला? कह रहा है अनमोडिफाइड, क्या बात कर रहे हो भाई? ऑब्जर्व, हाँ 1 में के ये, अरे यार क्या बात कर दी, अदर मैटर, ना ना ना, की ऑडिट मैटर और क्वालिफाई करिए ओपिनियन। अब इन्होंने खुद ही परवेजिव बोल दिया तो ठीक है, लिख देना चाहिए ना यार परवेजिव नहीं। वैसे बताऊँ परवेजिव क्यों नहीं माना, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सर सिग्निफिकेंट पोर्शन टोटल एसेट का नहीं है, सिग्निफिकेंट पोर्शन बैलेंस शीट का नहीं है, सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेंट्री की वैल्यू का है, समझ रहे हो? अगर इन्वेंट्री पूरे में गड़बड़ी होती है और इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, एग्जांपल दिया होगा मैंने क्लास के अंदर, तो आप मानते परवेजिव है। ये इन्वेंट्री की सिग्निफिकेंट पोर्शन कैरी कर रहा है, ये बैलेंस शीट का एसेट का सिग्निफिकेंट पोर्शन कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। रत्नेश लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है, ऑयल रिग्स बनाती है। सिंस 2001 कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, ऑपरेशंस पूरे कंट्री में है। कंपनी ने MPR, JKS, YX, ABC 4 जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए हैं भाई, 4। प्रोफेशनल वर्क को डिवाइड किया गया है म्यूचुअली, हाउएवर द वर्क रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विच इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट होता है सर, उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात होती है, ठीक है। कहता है ये काम आपने सिर्फ MPR को दिया है, ये जॉइंट असाइनमेंट नहीं है, तो अगर MPR को दिया है तो गलती निकली तो लायबल भी कौन होगा? सिर्फ MPR होगा, स्पेसिफिक वर्क दिया हुआ है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज MPR ने हेल्प ली ABC की फॉर सच वेरिफिकेशन। सर हेल्प लेना द डिफरेंट थिंग, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो सिर्फ आप लायबल होंगे उस केस में। अच्छा एक बात और सुनिए भाई, सबऑर्डिनेट स्टाफ जो ABC का है उसने कुछ बातें ऑब्जर्व की। एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक की गई अगेंस्ट द बजटेड परफॉर्मेंस, तो ARP है। इनपुट डेटा और सीक्वेंस नंबर चेक किए गए। सर सीक्वेंस नंबर चेक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल यानी कि बात हो रही है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए, ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सेस दिया गया, ये भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं आपको पता है, ठीक है। और साथ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिलीजेस ऑफ द पैकेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। सेट आपका एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, प्रोग्राम चेंज, ये जनरल IT कंट्रोल होता है, तो ये जनरल IT कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, दोनों जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट के दौरान एक जॉइंट ऑडिटर GKS ने देखा कि कंपनी ने IND AS फॉलो किया है, अर्ली एडॉप्शन किया है। सर अगर अर्ली एडॉप्शन करते हैं ना IND AS का, तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी EOM के अंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अर्ली एडॉप्शन जो किया है आपने, उसका मटेरियल इफेक्ट है, मटेरियल इफेक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको नोट्स में डिस्क्लोज किया गया, बहुत अच्छी बात है, डिस्क्लोज किया। आप भी बता दो EOM के अंदर बीइंग ऑडिटर। GKS ने प्रोसीजर परफॉर्म किया, चेक किया है, उसे लिखा कि सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है सर। अगला बताइए, एक और जो ऑडिटर है उसने C को अपॉइंट किया है एक्चुरियल वैल्यूएशन के लिए, 620 लगेगा उस केस में 620। आप चेक करना चाहते हैं C की फाइंडिंग्स को लेकर, ये कंसिस्टेंट है यानी। कहता है आप क्या कुछ करोगे सर? कहता है आप सबसे पहले कोलैबोरेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे C के वर्क को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। साथ में आप देखोगे डिटेल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर, नो चलिए खैर कोई बात नहीं, मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट कंसीडर किया गया है क्या। डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी और वेरीफाइड द ओरिजिन ऑफ डेटा, कोई बात नहीं, भी पढ़ते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप बताइए, सबऑर्डिनेट स्टाफ जो कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कौन से 4 में से 2 पार्ट हैं? सर ये 4 हैं, इसमें से पहला आ जाएगा, सेकंड दूसरा आ जाएगा, फोर्थ, समझिए ना, एप्लीकेशन कंट्रोल है, जनरल IT कंट्रोल है। सेकंड और फोर्थ का मतलब हो गया भाई D इज द राइट आंसर। वाओ नाइस। अगला बताइए,
कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है सी की फाइंडिंग को लेकर, कौन से नहीं है। मैं फिर कहता हूँ जैसे जब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ढंग से देख लेना भाई कि कौन से नहीं है। तो कह रहा है जो आपने लास्ट में पढ़ा था कि कोलैबोरेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, मॉडलिटी वाला कंसेप्ट कंसीडर किया गया, डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, ओरिजिन ऑफ डेटा, ये दो चीज़ें आप चेक नहीं करते, ठीक है ना। शुरू की दो चीज़ें चेक करेंगे, मतलब ये हो गया आपका 1 और 2 का मतलब ए, ठीक है। अगला बताइए, अर्ली एडॉप्शन को आप बताएंगे सर EOM के अंदर, ठीक है ना। और अगर MPR को काम दिया गया और MPR ने काम नहीं किया ढंग से तो सर MPR रिलायबल होगा उस केस में, और कोई रिलायबल नहीं होगा। भले आप हेल्प ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भले किसी की हेल्प लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनी रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला बताइए सर, ये डायरेक्ट MCQ कहने के लिए डायरेक्ट है भाई साहब। नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल NGRBC को इम्प्लीमेंट किया ESG पैरामीटर्स को लेकर। ऑडिटर से बोला गया कि आप एडवाइजरी सर्विसेज दोगे BRSR को लेकर। ऑडिट फर्म को एंगेज किया गया, एश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर BRSR कोड, ठीक है सर। और प्रिंसिपल्स हैं BRSR के 9 प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक बात है। आपसे बोला गया है कि आप ये एश्योरेंस सर्विसेज दीजिए और आपने ये मेथड फॉलो किया है। अब आपसे बता रहे हैं कौन सा मेथड सही है। अब सर याद करें तो ये आप बिल्कुल कुछ सेम आपने एज इट इज इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखें कौन कौन से मेथड सही है। सबसे पहली बात, प्रिलिमिनरी रिव्यू बिल्कुल करते हैं सर, ऑन साइट असेसमेंट बिल्कुल करते हैं, इसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्सेस, डिलिब्रेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ द ऑफ साइट असेसमेंट सर ये नहीं होता, और रिकमेंडेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट, चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मुझे आप 2 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ चैप्टर 18 में कहाँ पे प्लेस है बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि ये 4 चीज़ें रहेंगी, ठीक है, और अगर 4 चीज़ें रहेंगी तो आंसर सही कौन सा होगा भाई, ये होगा C आंसर। ये पता है क्वेश्चन कहाँ से आया, 1 मिनट दो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 2 पॉइंट क्यों नहीं आते, क्योंकि एक तो इन्होंने पहली बात तो ऑफ साइट ऑन साइट की ऑफ साइट किया हुआ है, और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट लिखा है। ये 6 पॉइंट पता है कहाँ से पूछे हैं, ये देखिए आप, मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR, लास्ट के अगर आप देखोगे तो ऑन साइट असेसमेंट है और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट है। मतलब इंस्टीट्यूट अगर नंबर काटना चाहे तो कहीं से भी मदद ले सकता है भाई साहब। देखो अब बच्चा बेचारा ये यार मतलब ऑन साइट को ऑफ साइट कर दिया और प्रिपरेशन को रिकमेंडेशन कर दिया, ठीक है ना। अब आपको तो 2 मिनट के लिए शायद ये भी क्लिक नहीं हुआ होगा, क्या बोलते हैं आपका ये वाला, ये खैर आपने वैसे इंटरमीडिएट के अंदर ही पढ़ा हुआ है, जनरलिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है ना। बट एनीवेज कोई बात नहीं। अब आपको अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये 620, ये भी आपको दिखाता हूँ 620 में कहाँ से, 1 मिनट दो आप मुझे। अब आप ये देखिए, ये हम 620 की बात करें, 620 में हम ये देखो, ये यहाँ से पूछा रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। अब रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस में आपको कोलैबोरेटिव भी मिलेगा और डिटेल्ड ARP भी मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो आपका इसमें कोलैबोरेटिव भी है, डिटेल्ड ARP, लेकिन जब 2 पॉइंट आप देखोगे ना तो ये आपको मिलेगा नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है, मतलब इस क्वेश्चन में भाई इंस्टीट्यूट ने बता रहा हूँ लिटरली पूरे मजे लिए, और इस वाले के अंदर भी। मतलब अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा तो इंस्टीट्यूट कह रहा भाई खेला तो मैं आपके साथ कर ही दूंगा, किया ही हुआ है। आप देखो आप CP एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया गया एज द पीयर रिव्यूअर, और P&L चेक कर रहा है, उसने देखा कि असाइनमेंट को लेकर फीस चार्ज की गई जो कंटिंजेंट है अपॉन द फाइंडिंग्स। आप बताइए सर कौन से असाइनमेंट में वायलेशन हुआ है। देखो जी आप कंटिंजेंट नहीं रख सकते, कुछ एक्सेप्शंस है, लिक्विडेटर है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, वहाँ अलाउड है। कहता है लिक्विडेटर के तौर पे वहाँ अलाउड है सर, कोऑपरेटिव में भी अलाउड है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी अलाउड है। कहता है IT के सामने अपीयर हो रहे हो, कह रहा है फीस कंटिंजेंट बेसिस पे, नहीं सर ये नहीं चलेगा, ये वायलेशन है। बाकी तीन अलाउड है। अच्छा अगला बताइए, सी एंगेजमेंट पार्टनर गुड वर्क का पिछले 5 साल से वो फैमिलियर विद द वर्किंग, उसने एक्स को अप्रोच किया टू परफॉर्म वेरियस अदर असाइनमेंट्स, ठीक है। कौन से असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं एज पर द रीसेंट डिसीजन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, कौन से काम कर सकते हैं आप बताइए। कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो सर आप एक बात सिंपल से समझिए, आप जो है वो इंगेजमेंट पार्टनर है किसके, गुड वर्क के, आपको वर्किंग के बारे में पता है, ठीक। CAX को बोला गया आप ऑडिट भी कर रहे हो, और आपसे ही बोला गया कि आप हमारे लिए नीचे दिए गए में से कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो क्या कंपाइलेशन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। सेल्फ रिव्यू थ्रेड सर वैसे भी अलाउड नहीं है, हर जगह मना किया गया है। अच्छा दूसरी बात, डायरेक्टर बन सकते हो, बिल्कुल नहीं। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है क्या ट्रेडमार्क अटॉर्नी बन सकते हो, नहीं बन सकते सर, तो फिर क्या बन सकते हो, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, B ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया भाई आपका डन 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 डन। सितंबर 25 उल्टा चलते हैं यानी कि अब चलते हैं
मई 25 की तरफ। मई 25 में ना पहले डायरेक्ट MCQ आए थे, ठीक है, तो पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। DG एंड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर D और G फर्म ऑपरेट करे न्यू दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस गुड़गांव और शिमला में है। खुशबू आ रही है मुझे, ठीक है ना। एनीवेज चैप्टर 19 वाले क्वेश्चन, शिमला ऑफिस जो है वो हिल एरिया में है, समझ गया मैं। टेम्पररी ऑफिस चंडीगढ़ में विंटर सीजन में, चंडीगढ़ में पूरे साल बोर्ड लगाया गया है और यही एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। नहीं सर, यूज़ तो नहीं करना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। एग्जेम्पशन दिया गया है हिल एरियाज़ के लिए। आप बताइए करेक्ट कंडीशन कौन सी है। कहता है टेम्पररी ऑफिस खोल सकते हो 3 महीने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये करेक्ट कंडीशन है। शिमला वाला ऑफिस क्लोज रहेगा विंटर में और करस्पॉन्डेंस चंडीगढ़ ऑफिस में होगी। अब एक बात बताइए, आपका जो मेन ऑफिस कौन सा है? आपका मेन ऑफिस है भैया शिमला ऑफिस। आपका जो मेन ऑफिस है ये कौन सा है? आपका मेन ऑफिस है आपका शिमला ऑफिस। अब शिमला ऑफिस जो है सर वो तो आपका शिमला ऑफिस। अब आप कहाँ आ गए? अब आ गए सर आप उसमें क्या कहते हैं चंडीगढ़ ऑफिस में। तो जो आपका करस्पॉन्डेंस होगा ना वो आपका वहीं होगा, वहाँ यानी कि मेन ऑफिस में। तो शिमला ऑफिस में कह रहा है चंडीगढ़ ऑफिस में करस्पॉन्डेंस होगा, सर ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। अच्छा अगला बताइए, चंडीगढ़ ऑफिस में बोर्ड उतने ही टाइम तक लगेगा जितने टाइम तक आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब यानी कि 3 महीने तक। चंडीगढ़ ऑफिस परमिटेड नहीं होगा लेटर हेड लिखना, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा अगला बताइए, विंटर से पहले आपको ICI को बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा सर, और बंद होने के बाद भी बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला बताइए, सिक्योर बैंक मिड साइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, उनके ऊपर मैलवेयर अटैक हुआ है सर। अब मैलवेयर में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रैंसमवेयर बताइए। अब देखो सर, रैंसमवेयर की बात करें तो ये तो लेजिटिमेट लग रहा है भाई, ये तो हो गया आपका ट्रोजन, ये कर रहे हैं स्मिशिंग, खुद ही लिख रहे हैं स्मिशिंग अब, ठीक है। अच्छा ये लेजिटिमेट टूल्स लग रहे हैं, ये भी नहीं है सर। और दूसरा कहता है साइबर अटैक, डिसरप्ट कर रहे हैं आपके ऑपरेशंस, इनक्रिप्शन भी किया गया है, सिस्टम को इनऑपरेबल बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अटैक जो है वो फिशिंग मेल एम्प्लॉय को दिया गया है। देखो मोस्ट रीजनेबल आंसर ये वाला है, बट इंस्टीट्यूट को एक गलती की, इंस्टीट्यूट ने रैंसमवेयर का बेसिक फीचर ये होता है कि सामने वाला आपसे फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है रैंसम, इसका जिक्र करना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पढ़ेंगे ना तो एक क्लियर रैंसमवेयर केस नहीं है। क्योंकि सर ये तो समझ में आएगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, इनऑपरेबल, तो कायदे से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, ठीक है ना। बट क्या कर सकते हैं सर, इन्होंने रैंसमवेयर केस में इंसिडेंट 4 इसी को माना होगा 100%, क्योंकि ये तीनों तो वैसे ही नहीं है ना, ये तो वैसे ही अलग है। क्योंकि इन्होंने जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये जो लाइन यूज़ की है इन्होंने, ये रैंसमवेयर में यूज़ की गई है, बट फिर भी इनको लिखना चाहिए था, पैसे वाली बात, खैर लिखी नहीं इन्होंने, कोई बात नहीं। यूरेनस प्राइवेट लिमिटेड पार्शियली ओन सब्सिडरी है सैटर्न लिमिटेड की, अनलिस्टेड कंपनी है सर, अपने शेयर होल्डर को बता दिया राइटिंग में कि हम CFS नहीं बनाएंगे, किसी भी शेयर होल्डर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, और आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, एग्जेम्प्टेड। यूरेनस को बनाने की ज़रूरत नहीं, एग्जेम्प्टेड, सारी कंडीशन पूरी हो गई। आप नहीं बना रहे हो, पहली बात, आप अनलिस्टेड हो, दूसरी बात, आपने बता दिया अपने शेयर होल्डर को, तीसरी बात, आपने प्रूफ ऑफ डिलीवरी रखा है, चौथी बात, और क्या आपकी अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग बना रही है क्या, और फाइलिंग कर रही है ROC के पास। पढ़ते हैं चैप्टर 13, सैटर्न लिमिटेड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, इसने अपने CFS बनाए भी और फाइल भी किए हैं। तो सर सैटर्न लिमिटेड ने फाइल किए तो यूरेनस को एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा सर। सैटर्न लिमिटेड लिस्टेड है, इसको एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, सैटर्न को तो फाइलिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैंडेटरी है, फाइलिंग बिल्कुल करनी पड़ेगी। प्लूटो लिमिटेड एक और सब्सिडरी है सैटर्न लिमिटेड की, ये इन्वेस्टर से पैसा लेती है, इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर को रिटर्न देती है। अरे सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ये भी एग्जेम्प्टेड है, ये दोनों एग्जेम्प्टेड है। तो कौन बनाएगा सर, ये भी एग्जेम्पशन मिल गया यूरेनस को भी, और एग्जेम्पशन मिल गया प्लूटो को भी, एग्जेम्पशन इसको नहीं मिलेगा, सैटर्न को बनाना पड़ेगा सर। यूरेनस बनाएगी, प्लूटो बनाएगी, सैटर्न बनाएगी, एक्सेप्ट प्लूटो एंड सब्सिडरीज, ठीक है ना। कहता है क्यों नहीं भैया, सबको लेकर बनाएगी, प्लूटो को एक्सेप्ट क्यों करोगे भाई, जब वो बनाएगी सैटर्न तो फिर सबको इंक्लूड करेगी, यूरेनस प्लूटो सबको इंक्लूड करेगी, तो सैटर्न बनाएगी, यूरेनस प्लूटो को भी इंक्लूड करेगी, इन दोनों को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्पशन मिल गया इनको, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा।
फाइल एंड कंपनी सी फॉर्म में 12 पार्टनर है। फर्म को एंगेज किया गया है 24-25 की ऑडिट करने के लिए। ऑडिट के दौरान आपने क्या देखा, कैलकुलेशन एरर हुआ है डेप्रिसिएशन में। सर एरर हुआ है तो मिसस्टेटमेंट है। वैसे ही कैसा मिसस्टेटमेंट, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट है, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है? सर गलती मिली है ना, तो फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है। मैनेजमेंट का एस्टीमेट कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर, जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट लगाया कि इतनी इन्वेंट्री वैल्यू होगी, ओवर स्टेटमेंट है 5 लाख का, आपको लगता है अनरीजनेबल, ये भी मिसस्टेटमेंट है, ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन ये फैक्चुअल नहीं है, ये जजमेंटल मिसस्टेटमेंट है। उन्होंने किया है, आपको लगता है ज़्यादा बताया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस केस में। तीसरी बात, सैंपल ऑडिट में रिवील हुआ कि सेल्स इनवॉइस में एरर है 60,000 का, और पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ की है। पूरी पॉपुलेशन में से 60,000 का आपने एरर है, आपने सैम्पलिंग की होगी। अब आपने प्रोजेक्शन किया है कि पूरी पॉपुलेशन में उस हिसाब से 6 लाख के एरर होने चाहिए, बेस्ट एस्टीमेट। इसे कहते हैं प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट 530 प्रोजेक्टेड, कि मिला मुझे 60,000, पढ़ाया भी है, मैंने आपको समझाया भी है, तो 6 लाख का आपने प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। तो ये हो गया सर, CAL ने डिटरमाइन किया 75,000 वो लिमिट है जिससे नीचे मिसस्टेटमेंट को ट्रिवियल मानेंगे। 450 ट्रिवियल, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा इसका। ऑडिटर ने TCWG को बताया है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में, बिल्कुल बताइए सर। मैनेजमेंट ने करेक्ट किया है इन्वेंट्री वाला मिसस्टेटमेंट, लेकिन डेप्रिसिएशन वाला करेक्ट नहीं किया, उसे लगता है इमटेरियल है। WR मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है सर, डॉक्यूमेंटेशन करिए, ट्रिवियल वाला भी करिए, जो आपने बताया वो भी करिए, ठीक है ना। आप ऑडिटर हैं पर्पल प्राइवेट लिमिटेड के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इकोनॉमिक डाउनटाउन से सीवियरली इम्पैक्ट हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव कैश फ्लो 570 खुशबू आ रही है यहाँ से, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। एडिशनली पर्पल लिमिटेड ने आपका डिफॉल्ट भी किया है लोन को लेकर। ऑनगोइंग लिटिगेशंस भी आपके ऊपर चल रहे हैं। मैनेजमेंट ने प्लान है कि भाई मिटिगेट करेंगे, डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, एडिशनल पैसा RP से लेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करेंगे, लेकिन अपनी एंटिटी को रिवाइव कर लेंगे, ऐसा बोला आपको मैनेजमेंट ने, ठीक है। आपने इवेंट्स देखे, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है गोइंग कंसर्न पे। ऑडिटर जो है वो एसेंड एविडेंस लेना चाहता है कि अनसर्टेनिटी है या नहीं, है या नहीं। तो अब आप बताइए, फाइल एंड कंपनी नीचे ये सारे काम कर रही है गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी को लेकर। ज़बरदस्ती रबर बैंड कैसे खींच रहे हैं भाई साहब ये क्वेश्चन को। अभी तक का सबसे बड़ा केस सिनेरियो है ये। कौन सा अटेम्प्ट था भाई ये था मई 25 है ना, मई 25। खैर कोई बात नहीं, टफ नहीं है, बट खींच रहे हैं बिना बात का। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रहा है, तो ऑडिटर बाउंड नहीं है कुछ और चेक करने के लिए। वाह बेटा, लीगैलिटी और इन्फोर्सिबिलिटी अरेंजमेंट को देखते हुए RP और फाइनेंशियल एबिलिटी को कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि भाई RP कह रहा है पैसे दूंगा, ये सब कुछ कंफर्म करिए, ये ठीक है सर। एजम्पशन जो फॉर्म किए मैनेजमेंट ने कैश फ्लो को लेकर, कैश फ्लो फोरकास्टिंग वगैरह, वो चेक करिए, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए एग्जिस्टिंग फैक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं इनिशियल असेसमेंट से, जो मैनेजमेंट ने पहले असेसमेंट किया था गोइंग कंसर्न को लेकर, ठीक है। अब कहता है मीटिंग के मिनट्स चेक करिए, बिल्कुल करिए सर, ये भी ठीक है। मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं किया तो आप सीधे मॉडिफाइड देंगे, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है भाई, सीधे मॉडिफाइड मत दे देना, ठीक है ना। असेसमेंट नहीं करता तो याद करें, WR मांगते हैं, पूछते हैं कोई गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी तो नहीं है उस केस में, सीधे मॉडिफाई नहीं करते, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी ना करे तो लास्ट में आके मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। और ऑडिटर नॉन लिस्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही है और आइडेंटिफाई किया गया क्वालिटी रिव्यू के लिए, क्वालिटी रिव्यू के लिए। क्रिप्टो लिमिटेड रूल 3 के अंदर कवर्ड नहीं है, NFRA, बिल्कुल ठीक बात है, NFRA लिस्टेड कंपनी का करता है इंडियन सब्सिडरीज का, तो क्रिप्टो लिमिटेड का तो NFRA कर नहीं रहा है क्योंकि कवर्ड नहीं है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो आपकी क्वालिटी सर्च चेक कर रहा है, आपका चैप्टर 1 क्वालिटी रिव्यू मतलब आपका ICG वाला। रिव्यू के दौरान क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने देखा नॉन कंप्लायंस हुआ ऐसे को लेकर, बढ़िया पॉइंट है ये देखना। NFRA ने विसल ब्लोअर की कंप्लेन सुनी ग्लिच लिमिटेड लिस्टेड कंपनी को लेकर कि ग्लिच लिमिटेड में कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ है, और ऑडिटर को बोला गया कि आपने RPT को आइडेंटिफाई नहीं किया और ट्रांजैक्शंस नहीं देखे। ग्लिच लिमिटेड 95% सेल RP को ही कर रहा है। एक बार बताऊं मैं आपको, NFRA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया सर, ग्लिच लिमिटेड का NFRA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, बिल्कुल किया। तो क्या इसमें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता सर। आपने इंटरमीडिएट के अंदर एक बात पढ़ी होगी, जिस मैटर को लेकर NFRA इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा
फिर कोई और अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ग्लिच लिमिटेड का NFRA ही करेगा। हाँ, जो आपका दूसरी कौन सी है भाई कंपनी का नाम, क्रिप्टो लिमिटेड। क्रिप्टो लिमिटेड NFRA के अंदर कवर्ड नहीं है, उसका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करे कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 लाख जजमेंटल में स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन नहीं सर। 1 लाख जजमेंटल में स्टेटमेंट है, 1 लाख फैक्चुअल में स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड में 1 लाख फैक्चुअल में स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जजमेंटल में स्टेटमेंट है, और 6 लाख का प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नॉट रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है, किसे इंक्लूड नहीं करेंगे ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। कह रहा है इसके नीचे ट्रिवियल मानेंगे सारे में स्टेटमेंट, अनकैलकुलेटेड स्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं है, तीनों चीज़ों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। किसका नहीं करते? जस्टिफिकेशन फॉर नॉट कम्युनिकेशन टू CWG, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। गोइंग कंसर्न को लेकर आप बताइए इनअप्रोप्रिएट एक्शंस कौन से होंगे। अगर मैंने आपसे कहा भी था कि कई सारे हैं जो इनअप्रोप्रिएट है, एक तो हमने 1 और 6 तो है ही, दूसरा कहता है कंफर्म करिए कि क्या जो अरेंजमेंट्स किए हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लीगैलिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, एंड द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ सच पार्टी टू प्रोवाइड द प्रॉमिस्ड सपोर्ट इज इमटेरियल। एक वर्ड में मजे ले रहा है भाई साहब, एक वर्ड में मजे ले रहा है, मतलब इंटेंशनली मजे लेने वाले इंस्टीट्यूट ने भाई तो कुछ भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, और एजम्पशन तो खैर चेक करने ही पड़ेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीटिंग भी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंस द डेट ऑफ इनिशियल असेसमेंट, गोइंग कंसर्न असेसमेंट, गोइंग कंसर्न कंक्लूजन, मटेरियल, मतलब एक वर्ड में मजे ले रहा है। 1 2 4 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है सर? QRV करेगा आपका, किसकी ऑडिट करेगा? QRV अपन ने बनाया क्रिप्टो की, और NFRA करेगा किसकी? NFRA करेगा आपके ग्लिच की। तो QRV करेगा क्रिप्टो की, बट ग्लिच की क्वालिटी चेक नहीं कर सकता, उसका एक रीज़न है सर। रीज़न भी क्योंकि NFRA इन्वेस्टिगेट कर दिया, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप दूर रहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई। मतलब अलग मजे लिए इंस्टीट्यूट ने इस वाले अटेम्प्ट में। आप देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर स्टेप्स दिए गए, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है आपको ना सीक्वेंस लगानी है। या मतलब अति कर दिया यार उन्होंने May 25 में, मतलब ये क्या है? मतलब यार ये मतलब मैं आपको सही सीक्वेंस दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। मतलब ऐसे कौन करता है यार? मतलब लिमिट होती है भाई, मतलब क्या कर रहे हो यार? मतलब गलत बात है ये, सही बताओ। देखो मैं रटा रटाई भी आपको दिखा सकता है, पर मैं 2 मिनट ले ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हद है यार, मतलब गलत बात है, इतना अति नहीं करनी चाहिए कि ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्वेश्चन, टीम स्किल्स, ऑडिट मैट्रिक्स, टाइम रिसोर्सेज, इंटीमेशन ऑफ प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज। ठीक है ना, ये 9 पॉइंट ही हो गए। अब आपसे बोल रहा है सीक्वेंस में लगाइए, तो आइए जरा सीक्वेंस में लगाते हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहले कैसे लगाओगे आप बताओ ज़रा सर? अगर सीक्वेंस में लगाना है इस केस में, अगर सबसे पहले बात करें कि सीक्वेंस में कैसे लगेगा, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा सर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आएगा ऑडिट क्राइटेरिया, उसके बाद आएगा ऑडिट अप्रोच, उसके बाद आएगा ऑडिट क्वेश्चंस, उसके बाद आएगा आपका टीम स्किल्स। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन मैट्रिक्स, उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम रिसोर्सेज, उसके बाद आ जाएगा इंटीमेशन। तो अगर सही निकालें तो 1 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है? 5th, 4th कौन सा है? 3rd, 5th कौन सा है? 4th, 6th कौन सा है? 6th है 8th, फिर आ जाएगा 7th,
फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, 1 2 5 3 4 8 7 6 9, 1 2 5 1 2 5 3 4, हाँ ये आ जाएगा। कह रहे हैं यार ज्यादती हो गई तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल नहीं है। देखो मैं सही बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रीजनेबल जो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में किया है, मतलब इतना अति मत करो यार। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट के दौरान विंड लिमिटेड की एंगेजमेंट पार्टनर जेपी ने काम दिया 4 टीम मेंबर्स को, PQRS को। ऑडिट टीम ने इनिशियली कॉन्सेंट्रेट किया ऑडिट अप्रोच में। जेपी ने देखा कोई यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है जो कि अप्लाई हो सके हर ऑडिट पे, बिल्कुल ठीक बात है। जेपी ने अपने टीम मेंबर से बोला मेथड बताओ परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए। पी ने बोला सर एक मेथड करो जहां डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होना चाहिए। तो भैया सैम्पलिंग तो यहाँ हो नहीं सकती। अच्छा अगला बताइए। क्यू ने सजेस्ट किया एक ऐसा मेथड जहां डेटा को, जो अवेलेबल डेटा है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स को लेकर, अर्निंग, रेवेन्यू, ये सब कुछ ठीक है, डेटा एग्जामिन कर सकते हैं। डेटा एग्जामिन कर रहे हैं तो सैम्पलिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा एग्जामिनेशन में वैसे भी सैम्पलिंग कर सकते हैं अपन। ऐसा मेथड जहाँ पे मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इंटर रिलेशन देखेंगे, मतलब ARP के अंदर भी सैम्पलिंग कर सकते हो, करने को तो कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। कह रहा है कि ऐसा मेथड जहाँ पे आप सिस्टम चेक करोगे, रिव्यू और सिस्टम प्लानिंग करने के लिए। अब इंटरनल कंट्रोल कर रहे हो सर यहाँ कहीं सैम्पलिंग, तो 2 जगह सैम्पलिंग नहीं चल सकती, एक P और एक S, यहाँ 2 जगह सैम्पलिंग चल सकती है QRR में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन आया क्या? आप बताइए। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू वर्क विद कंप्लीट डेटा ह्यूज वॉल्यूम, कारण कहाँ सैम्पलिंग चल सकती है सैम्पलिंग QRR में? इन्होंने 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे, B और C दोनों सही ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट ने भी 2 दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेपी ने एनालाइज किया मेथड्स को, ठीक है। ऑडिटर को अपॉइंट किया गया इंदौर ब्रांच के लिए ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। मेजर पोर्शन है एडवांसेस, ठीक है, सब्सटेंशियल नंबर को लेकर। उसने देखा कि एडवांसेस को लेकर तो एविडेंस के इकट्ठा करना है, टाइम पास चल रहा है कुल मिला के, ठीक है। क्या पूछा है पहले देख लें इससे, क्या पूछा है इसने पूछा है कौन से प्रोसीजर सही हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस को लेकर। वो तो खैर बिना पढ़े हुए काम चल जाएगा, ऊपर वाला कंटेंट। कह रहा है NPA पता लगाना हो, NPA को लेकर पूछ रहा है, एडवांसेस को लेकर, ठीक है। तो कौन सा प्रोसीजर सही है? अब यहाँ पे इन्होंने कितने पॉइंट दिए? इन्होंने पॉइंट दिए 5, ऊपर पॉइंट दिया रहे, हाँ वही पॉइंट दिए, चलो कहीं से ही पढ़ लो, एक ही बात है। तो आप बताइए एडवांसेस को लेकर क्या कुछ चेक करेंगे आप? सबसे पहली बात, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है सर आप सिक्योरिटीज चेक करेंगे, सिक्योरिटीज की एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी, वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। वाह नाइस। देखो भाई ऐसा है, मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटीज वाला पॉइंट आता है लेकिन वो आता है इंटरनल कंट्रोल में, तो यहाँ पे आएगा नहीं। दूसरी बात, मास्टर डेटा ऑफ लोन अकाउंट्स चेक करिए, कोर बैंकिंग में जो मेंटेन किए गए, चेक करिए इंस्टॉलमेंट, EMI ये सब कुछ बराबर मिल रहा है या नहीं, ये ठीक है। सिस्टम जो दिया गया है वो फॉलो किया गया, जो बैंक के आपके मैनुअल्स होते हैं उसके अंदर। आप देखिए क्या अकाउंट NPA कैटेगरी में तो नहीं गया, उसके लिए आप SMA1 SMA2 चेक कर सकते हैं। SMA1 SMA2 पता है क्या होता है? 30 से 60 डेज तक आउटस्टैंडिंग है SMA1, 60 से 90 डेज तक आउटस्टैंडिंग है SMA2, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। तो NPA बनने से पहले SMA बनते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सर। सेकेंड और फोर्थ सही है, तो मतलब ये आंसर सही है आपका, ठीक है। अगला बताइए, ड्राइंग पावर क्या होगी किरण लिमिटेड की? अरे तो बचपन के दिन याद दिलाएंगे। ड्राइंग पावर में एक तरफ इन्वेंट्री लिख देते हैं, एक तरफ डेटर लिख देते हैं। इन्वेंट्री कितने की? इन्वेंट्री है लाला 900 की, इसमें डैमेज स्टॉक इंक्लूडेड है, तो 900 में पहले माइनस करो 60, इसके बाद आ गया ये 840। क्रेडिटर है क्या? क्रेडिटर भी है ना, क्रेडिटर है 140 का, तो माइनस कर दो सर, ये आ जाएगा 700। कितना मार्जिन इन्वेंट्री को लेकर? इन्वेंट्री को लेकर मार्जिन है भैया 25%। अब आओ डेटर में, डेटर कितने का? डेटर है 800 का। 3 महीने से पुराना डेटर इंक्लूड नहीं करते, है क्या 3 महीने से पुराना? अरे भाई ये दिया हुआ है, देख रहे हो डेटर की एजिंग। 100 को माइनस करिए, ये आ जाएगा 700। अब 700 में से डेटा का मार्जिन कितना है? ये है 40%।
निकालो भाई ज़रा, दोनों को प्लस कर दो। पहले निकालो 700 माइनस 25, ये आ जाएगा भैया 525, और 700 माइनस 40%, ये आ जाएगा लाला 420। अब अगर 420 और 525 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 845 CR, 8 नहीं 945 CR, ठीक है। तो 945 CR इज द ड्राइंग पावर, ठीक है सर। जीडीपी एंड एसोसिएट्स रेनाउंड सीए फॉर्म है, 15 पार्टनर हैं, ऑडिट करना चाहते हैं, ठीक है। टर्न की मैन्युफैक्चरिंग में ये सब कुछ चल रहा है सर, एंड टू एंड यूज, पूरा टाइम पास, कोई काम का पॉइंट नहीं है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है सर, ऑब्जेक्टिव है ये है कि एसएनडी एविडेंस लेने की, ओपनिंग बैलेंस के अंदर स्टेटमेंट जो करंट ईयर फिगर को अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर्ली कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है क्या, ठीक है, एकदम बढ़िया। 510 छाप दिया उन्होंने उठा के। कंपनी जो पिछले साल के फाइनेंशियल्स उसकी ऑडिट की हुई है जेके ने, प्रेडेसेसर ने, लेकिन प्रेडेसेसर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल कुछ लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज नहीं किया, मॉडिफाइड थी। इस साल रिजॉल्व नहीं किया, इस साल भी मॉडिफाइड होगी। ओपनिंग बैलेंस के अंदर कुछ प्रोविजंस थे और एडजस्टमेंट भी थे, ठीक है। एक एक करके पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वाला, ओपनिंग बैलेंस वाला। आप बताइए कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे ओपनिंग बैलेंस को लेकर, सबसे अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ऐसे को लेकर 510 के हिसाब से। आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए प्रायर पीरियड में एविडेंस को लेकर, और चेक करिए क्या प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड किया गया। सर प्रायर पीरियड में जाके कैसे कर सकते हैं, आप तो करंट ईयर के ऑडिटर है, धतूरा खा के बैठा है इंस्टीट्यूट भी। इफेक्ट चेक करो मॉडिफिकेशन का, किस कारण से लास्ट ईयर प्रेडेसेसर ने रिपोर्ट मॉडिफाई की, तो उसका रीज़न क्या है, और अगर वो इस साल भी है तो फिर इस साल मॉडिफाइड देंगे। तो कहता है आपको सबसे पहले इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, और करंट पीरियड के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, अगर करंट पीरियड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है उस मॉडिफिकेशन तो करंट ईयर रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे, ये ठीक है सर। बी इज द राइट ऑप्शन। कह रहे ओपनिंग बैलेंस को इमटेरियल मान लो, अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो। अरे भाई चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लें। जीडीपी एसोसिएट्स डिनाई कर रहा है सैम्पलिंग यूज़ करने से, ठीक है ना। ऑडिट के दौरान जीडीपी ने सैम्पलिंग की है टीओसी और सब्सटेंटिव को लेकर। सैम्पलिंग के एंड होने के बाद ऑडिटर कंक्लूड करना चाहता है कि क्या सैम्पलिंग रीजनेबल बेसिस दे रही है क्या पॉपुलेशन को लेकर। टेस्टिंग के दौरान सिलेक्टेड आइटम को टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अनअवेलेबल था, ऑडिटर डिज़ाइन प्रोसीजर नहीं लगा पाया। देखो सर बिल्कुल आपको बिल्कुल शानदार मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा। अगर आप नहीं लगा पाते डिज़ाइन प्रोसीजर तो रिप्लेसमेंट आइटम पे लगाइए, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाइए। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं लगा पाते तो भैया टीओसी में हम बोलते हैं डिविएशन, और सब्सटेंटिव के अंदर आप बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। इन्होंने लिखा भी है डिविएशन आइडेंटिफाई किया गया, और मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओडी एंड टीओसी में इन द केस ऑफ टीओसी इट विल बी टर्म्ड एज डिविएशन, ठीक है। क्या पूछा है इसने यहाँ पे, तो कहता है सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा सर इन दीज सिचुएशंस। और पढ़ लेता हूँ, कुछ पूछा है सैम्पलिंग को लेकर। तो इसने बोला कि सर सेलेक्टेड आइटम चेक नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, आप प्रोसीजर नहीं लगा पाए, डॉक्यूमेंटेशन गुम चुका था, डिविएशन मान लिया, स्टेटमेंट मान लिया। अब आपको लगता है एक आइटम एनोमली है तो फर्दर प्रोसीजर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। तो इतना ही है। अब आप बताइए अगला पॉइंट क्या आएगा इसका। तो कहता है सर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है सेलेक्टेड आइटम पे, तो ऑडिटर सिर्फ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई करेगा, रिप्लेसमेंट आइटम नहीं करेगा। अरे सर रिप्लेसमेंट करता है, ऑल्टरनेटिव भी करता है। मिसस्टेटमेंट डिविएशन मानेंगे, ऑडिटर हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेगा कि रिप्रेजेंटेटिव है। सर एनोमली में रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट रिप्रेजेंटेटिव। पूरी तरीके से भरोसा करो सैंपल पे और एज्यूम करो। क्या लिख रहा है यार, अनेबल टू अप्लाई डिज़ाइन प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव भी नहीं लगा पाए, डिज़ाइन नहीं लगा पाए सेलेक्टेड आइटम पे, रिप्लेसमेंट आइटम पे, तो आप मानेंगे मिसस्टेटमेंट है इन द केस ऑफ टीओडी। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक है सर। अगला बताइए, ऑडिट के दौरान आपने देखा अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर के साथ जीडीपी ने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी टॉप 50 कस्टमर्स को। अकाउंट बैलेंस 80% रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रिसीवेबल्स का। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने भेजी कैश को लेकर, आउटस्टैंडिंग लोन को बैंक को लेकर, ठीक है ना, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और जो लोन है उसको लेकर बैंक को आपने भेजा। 200 स्मॉल सप्लायर को भी आपने भेजा, लो वैल्यू अकाउंट बैलेंस। होमोजीनियस है सर, ये तो होमोजीनियस है तो वैसे नेगेटिव भी चल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ होमोजीनियस ट्रांजेक्शंस।
कन्फर्मेशन के दौरान कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि 50 कन्फर्मेशन में 10 रिस्पॉन्सेज ने बोला कि हम एग्री कर रहे हैं, 5 ने बोला कि डिस्क्रिपेंसी, और 31 ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव एक जो रिस्पॉन्स था उसे अनरिलायबल माना गया क्योंकि डिस्क्रिपेंसी लेटर हेड के अंदर, ठीक है। 100 नेगेटिव कन्फर्मेशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया नेगेटिव में तो क्या ये मान लें कि मिसस्टेटमेंट है? नेगेटिव तो उल्टा हो गया ना, अगर एक्सेप्शन होता तो रिप्लाई करेगा बंदा, रिप्लाई कर ही नहीं उसका मतलब सब कुछ ठीक है, हम ये मान लेते हैं। हालांकि कम रिलायबल है लेकिन फिर भी पॉजिटिव के मुकाबले। नॉन रिस्पॉन्स में आपने सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट चेक किया, ईमेल, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा जीडीपी एसोसिएट्स के लिए इन रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट आर व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन इंडिकेट करता है रिसीव्ड बाय द इंटरनेट कंफर्मिंग पार्टी रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी। सर देखो, एक्सप्लिसिटली तो मतलब ही नहीं है ना, जब वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है तो एक्सप्लिसिट कैसे मान लेंगे कि सब कुछ ठीक है और उसको पैसे मिल गए? ये तो ठीक नहीं है सर। दूसरी बात, कंफर्मिंग पार्टी में बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग द डिसएग्रीमेंट व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट इज इन देयर फेवर एंड लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अदरवाइज। कहते हैं ज़्यादा रिप्लाई कर सकती है कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीमेंट को लेकर जब उनके फेवर में। सर डिसएग्रीमेंट क्यों रिप्लाई करेंगे? उल्टी बात लिख रहे हो आप। नॉन रिस्पॉन्स नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि मिसस्टेटमेंट है ही, बिल्कुल ठीक बात है। ऑफ द रिक्वेस्ट इज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री, बिल्कुल ठीक बात है। आप तभी कहते हैं कि भाई आपने रिप्लाई करना है जब आपने डिसएग्री करना है। अब आप अगर रिप्लाई नहीं करना इसका मतलब ये थोड़ी कि एक्सेप्शन हुआ ही होगा उस केस में। अगला बताएं। अच्छा, अगले के तो पढ़ना पड़ेगा। जीडीपी एसोसिएट्स एक्सटर्नल आईटी एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चेक कर रहा है। सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई किया गया। जीडीपी एसोसिएट्स और एक्सपर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। सर एक्सपर्ट का रोल है इन असेसिंग रोबस्टनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। रोबस्टनेस मीन्स मजबूती, स्ट्रेंथ। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्पेसिफाई कर रहा है कि एक्सपर्ट इंटरिम ओरल रिपोर्ट देगा और रिटर्न रिपोर्ट देगा कंक्लूजन के दौरान। कोई दिक्कत नहीं है, ओरल रिपोर्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक काम चलेगा ओरल रिपोर्ट दो, कंप्लीशन में फाइनल रिपोर्ट। बस एक बात ध्यान रखना, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क हुआ तो ओरल रिपोर्ट नहीं चलेगी, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क हुआ तब। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, क्या पूछ रहा है। कहता है अगर आप आईटी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो और आपको हेल्प कर रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर? इनकरेक्ट अगर सिग्निफिकेंट, जो पहला क्वेश्चन यही आ गया, पहला पॉइंट, तो फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट कंक्लूजन पे देनी पड़ेगी, ओरल रिपोर्ट जरूरी नहीं है क्योंकि रिस्क सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल ठीक बात है, डन, वाओ नाइस। अब चलते हैं भैया, कहाँ बताओ, अब चलते हैं पहला। May 24 इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया नहीं था तो एक ही बचा हुआ है, नवंबर 24। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवंबर 24 क्या बोलता है भाई। डीएफ एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया गया एज द ऑडिटर ऑफ पीएसयू इंगेज है सोलार पावर में, ठीक है। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि कोपू एग्जामिनेशन करना चाहती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस का, टू एग्जामिन द रिपोर्ट। आप बताइए स्पेशलाइज कमेटी के क्या फंक्शंस है? स्पेशलाइज कौन से? कोपू के फंक्शंस पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है सर आप चेक करोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सर ये करती है पीएसी। आप चेक करेंगे एस्टीमेट कमेटी करती है ये काम। तो ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ये काम कोपू करती है। पब्लिक इंटरप्राइज को एग्जामिन करना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के थ्रू, ये भी कोपू करती है। तो भैया ये और ये दोनों काम कौन कर रहा है? दोनों काम कोपू करती है। तो थर्ड और फोर्थ का मतलब हो गया दोनों काम पोकू, ठीक, पोकू नहीं, ठीक। अगला बताइए। कहता है काली लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, 50 साल का हेरिटेज है इनका, 50 ईयर्स का। सीईओ और एमडी रिपोर्ट कर रहे हैं काली लिमिटेड आर बीएसआर एडहेयर्स टू द 9 प्रिंसिपल्स, ठीक है। आपसे कौन सा प्रिंसिपल पूछ रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल नंबर 9। अच्छा, कंज्यूमर की बात कर रहा है आपसे। कहता है क्या कुछ आएगा प्रिंसिपल नंबर 9 में? कहता है बिजनेस एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिल्कुल ठीक बात है।
रिस्पॉन्सिबल यूसेज, रिसाइकलिंग और ये सब बिल्कुल ठीक बात है। एंटिटीज ट्रांसपेरेंटली और एक्यूरेटली डिस्क्लोज करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट। अच्छा, ओके। कहता है एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर को अवेयर कराने के लिए। सर ये कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट नहीं है सर, ये वाला पॉइंट नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सर कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि बी। ठीक है, अगला बताइए। आप ऑडिट कर रहे हैं 24-25 की सीएपी को अपॉइंट किया गया, सिक यूनिट बनने वाली है, वर्ज अभी तक बनी नहीं है, लेकिन लॉसेस जो हैं नेटवर्थ के बराबर नहीं हुए, मतलब अभी सिक यूनिट नहीं है। अकाउंट्स लायबिलिटी दिखा रहे हैं अनडिस्प्यूटेड फीस को लेकर, लेकिन सारी फीस पे कर दिए 23-24 में। तो आपको 24-25 में बनाए गए हैं ना, तो 23-24 तक तो सारे ड्यूज पे कर ही दिए थे, कर दिए थे, क्या दिक्कत है, एक्सेप्ट कर लो। और कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। कह रहे डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, नॉट गिल्टी। अगर एक्सेप्ट कर लेता है जो वर्ज ऑफ बिकमिंग सिक यूनिट, लॉसेस बराबर नहीं है। ठीक है, PACAP would not be held guilty as he has accepted the appointment of C Limited which is not a sick unit। बिल्कुल ठीक बात है, सिक यूनिट नहीं है सर। रीजन बीइंग अभी तक कहाँ लॉसेस बराबर है, वर्ज का मतलब क्या है, सिक यूनिट नहीं है आप इस केस में, इसका मतलब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो मिसकंडक्ट। अगला बताइए सर, पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। टॉम लिमिटेड बिजनेस कर रही है टॉयज का पिछले 25 सालों से। सिंस इंसेप्शन कंपनी का इन हाउस डेडिकेटेड आईए डिपार्टमेंट है, कंपीटेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको हेड कर रहा है CIA, चीफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है ना। तो कहता है देवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, स्टार ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किए गए। देवा एंड कंपनी यूज़ करना चाहते हैं आईए फंक्शन का काम, बिल्कुल यूज़ करिए, किसने मना किया है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को लेकर लिमिटेड जजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। टाइम कॉन्स्टेंट के चलते डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं आईए से, बिल्कुल लो। फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, गुडविल इम्पेयरमेंट में, हाँ बेटा सारा काम उसी से करवा लो आप तो कुछ करना मत। देवा एंड कंपनी डिटरमाइन कर रही है कि कौन सी जगह पे काम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी जगह पे काम यूज़ नहीं कर सकते, DA वाला। ठीक है, अच्छी बात है। सिग्निफिकेंट जजमेंट, जो काम वो मैनेजमेंट TCWG के लिए करता है, खैर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार। आपने देखा RMM को एसेस करते हुए अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के 315 के अंदर। ठीक है ना। आपने देखा कंपनी के अपने बैंक अकाउंट हैं और ब्रांच ऑपरेशंस टैक्स 7 में। अच्छा, टैक्स 7 RPT भी हुए हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क है भैया, RPT भी कर रहे हो, टैक्स 7 में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एंटिटीज़ के साथ। ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट जो प्रेडिसेसर ने ऑडिट की है उसमें क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी प्रेडिसेसर ने, पिछले साल के ऑडिटर ने। डाउटफुल डेट को लेकर प्रोविज़न बनाया ही नहीं गया था 23-24 में। 24-25 में भी प्रोविज़न नहीं बनाया। 710 पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, वो मैटर इस साल भी कंटिन्यूड है, इस साल भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इस साल भी मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी 24-25 को लेकर भी। कारों के हिसाब से क्या कंपनी रेगुलर है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज जमा करने में? बिल्कुल ठीक बात है सर। 6 महीने से ऊपर का आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, है तो बताइए, तो आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है। अब कंपनी ने देखा कि पेरोल डेटा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तो वो ना लमसम पैसा जमा कर देते हैं ESI का और एडजस्ट कर देते हैं एक्सेस डेफिसिट। वो चलेगा सर, वो चलेगा। आप लमसम पैसा जमा करिए, डेफिसिट एक्सेस का एडजस्टमेंट चलता है, बस 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, उतना चलता है। और हमेशा अमाउंट जो है प्लस माइनस वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहा है, मतलब ना के बराबर 50-100-200 रुपये का ट्रांजेक्शन कोई फ़र्क रहा है कि यार 2,03,000 बनता है तो 2,04,000 जमा कर दिए, 2,02,000 जमा कर दिए, 500,000 रुपये का है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है आप बताइए प्रोविज़न इस साल भी नहीं बनाया, इस साल भी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो। कह रहा है कैन मॉडिफाई प्रीवियस ईयर को लेकर, प्रीवियस ईयर तो मॉडिफाइड ही है भैया। कैन मॉडिफाई करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिफर नहीं करे, क्यों नहीं करेगा ना सर? जब इस साल मॉडिफाई करेगा तो लिखेगा नहीं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, मॉडिफाई करेगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर और बिल्कुल सिंस जो पिछले साल की रिपोर्ट है वो भी क्वालिफाइड थी तो इस साल भी मॉडिफाई देंगे। ठीक है, अगला बताइए सर, कौन सा काम आप DA के तौर पे IA से करवा सकते हैं जहाँ हाई RMM मतलब ही नहीं है? जो काम IA कर रहा है और जो काम वो रिपोर्ट नहीं करेगा मैनेजमेंट TCWG को, बिल्कुल ठीक बात है, याद करिए, जो काम वो मैनेजमेंट TCWG के लिए करता है वो काम IA से नहीं करवाते, लेकिन वो नहीं कर रहा है मैनेजमेंट भी, तो आपके लिए तो कर ही सकता है। और जो काम आपको ऐसे के हिसाब से करना है वो काम भी नहीं करवा सकते, IA से नहीं करवा सकते। तो कौन से काम करवा सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड नहीं,
अच्छा, कौन सा काम करवा सकते, सॉरी सेकेंड मुझे लगा नहीं करवा सकते, ठीक है। अगला बताइए, आपने देखा सिग्निफिकेंट अकाउंट है, ब्रांच ऑपरेशन है, टैक्स 7 में आरपीटी भी हुए, फ्रॉड इंस्पेक्टर बिल्कुल है सर। फ्रॉड इंस्पेक्टर कौन सा, अपॉर्चुनिटी है, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऐसे 240। तो कह रहे रैशनलाइजेशन है, प्रेशर है, अपॉर्चुनिटी है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर, यस ठीक। कहता है आपने ना लमसम जमा कर देते हो पैसा और हमेशा थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, तो उसमें उतना कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहे कंपनी फॉलो कर रही है कंसिस्टेंट मेथड ईएसआई कलेक्शन का, डिफरेंस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है मटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से। आप ये नहीं मानेंगे कंपनी ने ड्यूज जमा नहीं किया, ठीक है, कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, मटेरियल है नहीं, थोड़ा मोड़ा फर्क है, चलता है, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। सर आप सीए फॉर्म है, 12 पार्टनर हैं, आपको सीएसए बनाया गया है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर महाबैंक लिमिटेड का, ठीक है सर। कहता है आपको बोला गया सीआरएआर कैलकुलेट करो और आपको मास्टर सर्कुलर दिया गया। सर टाइम पास चल रहा है पूरे यहाँ से यहाँ तक, पूरा टाइम पास। टीयर 1 कैपिटल 200 सीआर की है, टीयर 2 कैपिटल 30 सीआर की है, बहुत बढ़िया। आप कैलकुलेट करिए, ये आपके टोटल फंड्स हैं, ठीक है सर। रिस्क वेटेड एसेट जो है वो 25 करोड़ है, अच्छी बात है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है वो 5 करोड़ है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इसमें CRAR अगर निकालना पड़े तो CRAR इज इक्वल टू कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैपिटल अगर आप देखें तो टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। धतूरा खा के बैठा है इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको रिस्क वेटेड में, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, ये तो 900% के आसपास चला जाएगा भाई। 220, 50, 270 डिवाइड बाय 30 और परसेंटेज पूछा इंस्टीट्यूट ने कि भाई आप बताओ CRAR क्या कितना निकलेगा। तो CRAR निकालने के लिए परसेंटेज दे रहे 9, 10.8, 8.33, 10। एक्चुअली निकलना वो, इनको क्या हुआ, इनसे गलती मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने गलती क्या की ना, गलती क्या की, इसे 25 करोड़ कर दिया। ये 2500 करोड़ होना चाहिए था या 3000 करोड़ होना चाहिए था। अगर ये 3000 करोड़ होता, मैं मान लो 2 मिनट के लिए, तो ये 270 डिवाइड बाय 3000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता आपका 0000 गया और ये आ जाता 9%। बट इन्होंने क्या किया भाई, ये फिगर ही गलत डाल दिया। पहला आंसर है आज तक जब इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में लिखा है, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, नन इज करेक्ट। मतलब कोई भी टिक किया हो आपने, 2 नंबर मिल गए होंगे आपको, क्योंकि फिगर ही गलत है, गिवन दैट ही गलत है, तो आंसर तो गलत आना ही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा अभी क्वेश्चन एक पढ़ा देता हूँ, चलो पहले वाला, सबसे पहली बात। अच्छा लेयर भी तो है, उससे पहले कुछ और पूछा गया नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये DTL है, अब आपसे पूछ रहा होगा भाई DTL में निकालिए, पूछा है क्या? हाँ DTL निकाल के दीजिए। तो DTL में क्या आता है क्या नहीं आता। अब देखो सर क्या क्या नहीं आएगा, ये DTL है, याद करिए फर्स्ट पॉइंट के ही कई पॉइंट दिए हुए हैं। ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, लोन टेकन फ्रॉम RBI, एग्जिम बैंक माइनस करो, पार्शियल रिकवरी भी माइनस करेंगे, ये इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड की गई ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्लूडेड है तो ऐड मत कर देना, इंक्लूडेड है कोई दिक्कत नहीं, ये भी इंक्लूडेड होती है। इंटरेस्ट अक्रूड, ये देख लेना आप, इंक्लूसिव में आ जाएगा ये। मार्जिन सन्ड्री डिपॉजिट, ये भी माइनस होगा। तो अगर माइनस कर दें भाई तो 50,000 में से 27,000 माइनस कर दिया, 1650 माइनस कर दिया, 1210 माइनस कर दिया, 575 माइनस कर दिया, 480 माइनस कर दिया, 125 माइनस कर दिया और 80 माइनस कर दिया, ये आ गया 1880। हो हाँ ये सही है, डन है। अच्छा अगला बताओ। अगला है आपको ऑडिटर बनाया गया APP लिमिटेड का। APP लिमिटेड को बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एज NBFC, ठीक है, टाइम पास चल रहा है पूरे यहाँ तक। APP लिमिटेड डिपॉजिट लेती है। अब जो डिपॉजिट लेती है 1000 करोड़ की कीमत बची नहीं ना सर, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है 1000 करोड़, तो फिर मिडिल ईयर में आती है। और डिपॉजिट टेकिंग कितना भी हो, और बिजनेस क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं नहीं, डिपॉजिट ले अपने का एसेट साइड इतना है, ठीक है ना। 1000 करोड़ से कम भी तो कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि डिपॉजिट टेकिंग है। आप डिपॉजिट टेकिंग है, IDF भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये आ जाएगी मिडिल लेयर के अंदर। ML पूछा है क्या? APP में पूछा है इसने, मिडिल लेयर, ठीक है सर। अगला बताइए। अगला एक क्वेश्चन और दिया है, आप बताओ परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर किसे ऑडिट मैट्रिक्स का पार्ट नहीं मानते ADM का?
ऑडिट प्रोग्राम, बाकी सब आता है। एडीएम देखा आपने कभी? देखो आपको एडीएम दिखाता हूँ, एडीएम, ये देखो ये एडीएम। एडीएम में ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, क्राइटेरिया, एविडेंस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो एविडेंस, क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस सब आता है, ये नहीं आता ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है सर आपका, HVM CA फर्म है, चेन्नई बेस्ड है, 3 पार्टनर हैं, फर्म असाइनमेंट देख रही है, ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर जो हैंडल कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव असाइनमेंट ठीक है, उन्होंने इशू डील किया, कौन कौन से ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया। एंगेजमेंट पार्टनर जब ऑडिट कर रहा है उसने देखा डिफिकल्टीज आ रही है, उसने देखा कि सर सिर्फ डिले नहीं है बल्कि लैक ऑफ विलिंगनेस ऑथराइज पर्सनल। ये ना पूरा टाइम पास कर रहा है मुझे लगता है। आओ इसमें उल्टा चलते हैं, कुछ में उल्टा भी चल सकता है, छोटा भी एक सिनेरियो, ज़्यादा बड़ा है नहीं। सबसे पहली बात, आपने देखा कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में डाउट है, WR में, WR लेते वक्त आपको डाउट है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगा शायद सही ना हो जब आप WR ले रहे हैं। आप बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है 580 के हिसाब से? WR एविडेंस तो है लेकिन असेंड एविडेंस नहीं है, ये करेक्ट है सर। मैनेजमेंट WR देता है, ये नेचर एंड एक्सटेंड अफेक्ट करेगा दूसरे एविडेंस का। सर रिलायबल WR देगा तब थोड़ी अफेक्ट करेगा, अनरिलायबल WR देगा तब अफेक्ट करेगा। वाह नाइस। इंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट के दौरान कम्युनिकेट करना चाहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद 260। आप बताइए क्या सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है सर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। कुल मिला के TCWG से कौन कौन सी बातें आपने बतानी है, इनकरेक्ट। ठीक है, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस। अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट बिल्कुल बताइए 720 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। EOM को इंक्लूड करना है, OM को इंक्लूड करना है 706 के अंदर। मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, वो आपसे कह रहा है इनकरेक्ट बताइए जहाँ पे TCWG कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। देयर आर नो, अरे भाई नो नहीं ना, देयर आर की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, अच्छा अगला बताओ। 8500 करोड़ इंक्लूड कर रहे हैं बोर्ड, सुनना ध्यान से, अच्छा पॉइंट लग रहा है मेरे को। इंसेंटिव आया है 21-22 में, लेकिन आया कब है? आप इंक्लूड कर रहे हैं 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन कब का इंसेंटिव? 21-22 का, अमेंड करके। ठीक है, अमेंडमेंट किया आपने, एक्चुअली सब्सिक्वेंट इवेंट होगा तो आपको पता चला बाद में, तो आपने अमेंडमेंट किया और इंक्लूड कर दिया। इनकरेक्ट प्रोसीजर बताइए, बार बार कहता हूँ सर पढ़ लेना, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल को अमेंड करता है तो आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। एक्सटेंड करना पड़ेगा तो नई रिपोर्ट डेट तक बिल्कुल करना पड़ेगा, और नई रिपोर्ट देंगे, नई रिपोर्ट की डेट जो अमेंडेड फाइनेंशियल है उसके अप्रूवल के पहले की डेट नहीं होनी चाहिए। तीनों सही है सर। अरे मॉडिफाई क्यों करेंगे, मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है तो। असाइनमेंट लेना चाहिए HT इंस्टीट्यूट का, आओ ज़रा पढ़ते हैं HT इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। HT इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज़ रेपुटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर, फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। मैनेजमेंट जो है वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है सर। जो M है ये एलुमिनस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसे बोला सिरी शट योर माउथ। अरे भाई सिरी तुझे क्या हो गया है, चुप हो जा भाई। ये अलग पागल हो जा रही है, क्या बोल सकते हैं। ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी फॉर टीचिंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट। आपको आपके मैनेजमेंट जो है इंस्टीट्यूट का वो काफ़ी इम्प्रेस है, कह रहे हैं सर कि आप ना हमारी ऑडिट कर दो इंस्टीट्यूट की स्टैट। सर आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर करा रहे हैं, क्लॉज 4 के अंदर, स्केड्यूल 2 के अंदर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, जिसके आप विजिटिंग फैकल्टी हैं, ऑथर भी हैं, पार्ट टाइम लेक्चर भी दे रहे हैं, तब भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते उसके। तो बताइए एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता? क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल, यस सर, डन हो गया सर, धुआंधार, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अब बनाएंगे इसके बाद अगला कौन सा, RTP MTP वाला। तो PYQ सारे हो गए भैया, अगला सेशन आएगा RTP MTP का, उसमें सारे केस सिनेरियो RTP MTP के। लगा लो सर, लगा लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत
कमियों का समझ में आता है या आई ओपनर होते हैं सर कि कहाँ हमें मेहनत करनी चाहिए, कौन सी जगहों पे कौन से टॉपिक पे हम फंस रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बिल्कुल मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, डन है।